अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुश आमदीदी NG 503 का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पार्ट 2, टॉपिक नंबर 40, इंटर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, अब उनका कहना है कि सोशल लिंग्विस्टिक वालों ने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में रिसर्च की। उनका क्या था नतीजा कि सेकंड लैंग्वेज डाटा डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्टैटिक फेनोमेनॉन। मतलब कि लर्नर एक सीख रहा है ना, तो उसकी जो इंटर लैंग्वेज बन गई है तो वो एक ही जगह नहीं रहेगी, वो बिल्ड होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। वो मॉनिटर करता रहेगा अपनी लैंग्वेज को, उसमें नई फॉर्म्स डालता रहेगा, उस अपनी इंटर लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करता रहेगा, रिकंस्ट्रक्ट करता रहेगा। उसकी स्टैटिक फेनोमेनॉन मतलब स्टैटिक पोजीशन नहीं रहेगी उसकी इंटर लैंग्वेज की। ये उनका बेसिक कहना है। इंटर लैंग्वेज वेरिएशन, अच्छा जी, अभी यही इंटर लैंग्वेज वेरिएशन जो इसमें तब्दीलियाँ वो साथ साथ लाएगा, वो क्या है, उसकी इनिशियल स्टेट क्या होती है। यही होता है इनिशियल स्टेट में लर्नर की कि देयर इज़ अल्टरनेशन बिटवीन नो एंड नॉट। एक फ़र्क होता है कि कहाँ पे आपने नो यूज़ करना है, कहाँ पे नॉट यूज़ करना है। बट जब लर्नर इस तरह नई नई लैंग्वेज सीखता है तो अपनी इंटर लैंग्वेज में वो इनिशियल अपनी स्टेट में वो यही ऐसा ही काम करता है कि कहीं भी नो लगा देता है, कहीं भी नॉट लगा देता है, कहीं जगह कहीं पे एक ही वर्ड यूज़ करता जाता है, दा कहीं भी लगा देता है। तो उनका यही कहना है, वो उस फ़र्क को इतना महसूस नहीं करता था। द इनिशियली द वेरिएशन इज़ नॉट सिस्टमेटिक। एक तरीक़ेकार नहीं होता उसका, इस वेरिएशन का उसका एक तरीक़ेकार नहीं होता। कहीं भी नोट लगा देता है, कहीं भी नो लगा देता है। उनका कहना है कि एक ग्रेजुअल इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटर लैंग्वेज में इस्टेब्लिशमेंट होती जाती है। फिर कहीं जाके उसे 1-to-1 फॉर्म फंक्शन रिलेशनशिप पता लगता है कि मतलब कहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी है, कहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी है, कहाँ पे नॉट ज़्यादा रिलायबल है, कहाँ पे नो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसे ये पता लगता है। दस वेरिएशन इज़ द इनिशियल स्टेप इन द इवेंचुअल इमर्जेंस ऑफ टारगेट लाइक यूसेज। ये जब फ़र्क करना वो सीख जाता है तो ये उसकी एक टारगेट लाइक लैंग्वेज में की तरफ पहला कदम होता है कि हाँ जी, अच्छा उसे ये फ़र्क करना आ गया कि कहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है। तो अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टारगेट लैंग्वेज के करीब जाता जा रहा है, उसकी प्रोफिशिएंसी के करीब जाता जा रहा है। सोशल इंट्रैक्शन अप्रोच में क्या होता है, वो कहते हैं कि लर्निंग इज़ नॉट एन इंट्रा साइकोलॉजिकल प्रोसेस। कि ये नहीं है कि लैंग्वेज का टोटली लैंग्वेज डिपेंड करती है आपके दिमाग पे या लर्नर के दिमाग पे, कि दिमागी तौर पर ही उसने सीखना है जो भी सीखना है। उसका कहना है कि इट इज़ लिंक्ड टू सोशल एंड लोकल इकोलॉजी। इसमें बहुत ज़्यादा आपका कल्चर, आपका सोशल और आपका माहौल का बहुत असर होता है कि आप किस तरह लैंग्वेज को लेते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे उसका मीनिंग लेते हैं। यही उनका कहना है कि लिंग्विस्टिक कोड कैन नॉट बी अंडरस्टूड एज एन आइसोलेटेड phenomenon outside of its social context, nor can one understand how learning take place without the support of the social context। जब तक आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ जाते, उसे किसी रेफरेंस के साथ अपने दिमाग में फीड नहीं करते, तो तब तक आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ठीक है, उनका ये कहना है। इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स। अब जी इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स में क्या आता है कि इट डेल्स विद बोथ द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ L2 प्रैग्मेटिक नॉलेज। आप जो अपनी सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें जो वर्ड हैं, उसमें जो सेंटेंस हैं, उसके क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसका कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मीनिंग समझना। मतलब वो जिस कल्चर में बोले जाते हैं वेस्टर्न ममालिक में, आप तो उस कल्चर में नहीं हैं, आप उस कल्चर के बंदे भी नहीं हैं, तो आपको समझ कैसे आएगी इसका मीनिंग क्या है, किस तरह रिलेट किया जाता है, उनके कल्चर में क्या समझा जाता है। तो उनका कहना है कि ये भी इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज बोलने में, कि उसके सोशली कॉन्टेक्स्ट के हवाले से या प्रैग्मेटिक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से लैंग्वेज को समझना, फॉर्म्स को समझना। मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स अकर इफ़ द फॉर्म ऑफ आ स्पीच एक्ट डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। हाँ जी, वही बात हो गई। आपके कल्चर में मे भी वो वर्ड कोई और मीनिंग रखता हो, ठीक है, उसकी मुनासिबत कुछ और हो, मे भी वो आपके माहौल में मुनासिब ना समझा जाता हो बोलना इस तरह ओपनली, बट उनके लिए वो मुनासिब समझा जाता है और वो ओपनली यूज़ करते हैं। तो ये फिर चीज़ें आ जाती होती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से, मिसकम्युनिकेशन में ये ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। प्रैग्मेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरियाज़ फॉर L2 लर्नर्स।
MCQs। टॉपिक नंबर 41 इनपुट इंट्रैक्शन एंड आउटपुट। अच्छा जी, अब ये MCQs याद रखें। देयर इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन इनपुट एंड इनटेक। ठीक हो गया। इनपुट refers to what is available to the learner, whereas the intake refers to what is actually internalized by the learner। इनपुट उनका कहना है कि सामने बस आपके एक कंटेंट पड़ा हुआ है। मिसाल दे रही हूँ, आपके सामने लैंग्वेज का कंटेंट पड़ा है, ये ए है, ये बी है, ये इसका प्रैग्मेटिक है, ये इसका ग्रामर का ये रूल है, फलाना टमकाना जो भी। इनटेक ये है कि जो लैंग्वेज आप अपने अंदर से इनटेक करवाते हैं, जो आप अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, उसे जिसे प्रैक्टिस करते हैं आप, वो आप इनटेक करते हैं। इनपुट और है, इनटेक और है, तो ये इसका डिफरेंस है। जैसे कि नीचे मिसाल भी दी है, ये भी MCQs में वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल गिवन इनकम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज में वी रिलेटेड टू इनपुट। आपके सामने एक लैंग्वेज का कंटेंट पड़ा हुआ है, या आपके सामने लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आ रही, इनकम्प्रिहेंसिबल है, वो एक इनपुट समझ लें आप। ठीक है। इट इज़ नॉट इनटेक बिकॉज इट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द लर्नर लैंग्वेज सिस्टम। हाँ जी, आपके लर्नर के, आपके लैंग्वेज के सिस्टम में अभी तक वो फीड नहीं हुई, आपको ना वो समझ आती है, ना आप उसे बोलते हैं। तो क्या वो जब तक आपने इंटरनलाइज नहीं करवा दी, तो वो तब तक आपने इनटेक नहीं की। ठीक है। क्रेशंस इनपुट हाइपोथेसिस। अब जी क्रेशन ने एक हाइपोथेसिस दिया, इनपुट हाइपोथेसिस दिया। वो क्या हाइपोथेसिस है, ये अब इंटर लैंग्वेज के हवाले से बात हो रही है। पूरा चैप्टर ही इंटर लैंग्वेज के हवाले से है। तो इनपुट इंटर लैंग्वेज के हवाले से उसने एक इनपुट हाइपोथेसिस दिया। उसमें क्या था, उसने इस इनपुट हाइपोथेसिस में कहा कि अगर लर्नर को कंप्रीहेंसिबल इनपुट प्रोवाइड कर दी जाए तो वो लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है, वो लैंग्वेज बोल सकता है, वो लैंग्वेज सीख सकता है। मतलब उसको एक चीज़ सिखाई जाए जो उसे समझ आए, उसे लैंग्वेज प्रोवाइड की जाए जो कि कंप्रीहेंसिबल है, उसे समझ आए उस चीज़ की। तो कंप्रीहेंसिबल इनपुट वो आप देंगे तो वो इवेंचुअली लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगा। ये उसका हाइपोथेसिस है। ठीक है। इस चीज़ में उसने कहा कंप्रीहेंसिबल इनपुट इज स्लाइटली अहेड ऑफ अ लर्नर्स करंट स्टेट ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज। एक वो इंटर लैंग्वेज जो वो अभी करंट बोल रहा है लर्नर। ठीक है। कंप्रीहेंसिबल इनपुट जो उसे देंगे, जो उसे मज़ीद फर्दर जो इनपुट प्रोवाइड की जाएगी लर्नर को, वो उसकी इंटर लैंग्वेज से ऊपर होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है। अगर आप वही कंटेंट उसे उठा के दे देंगे, वही चीज़ उसे दोबारा से दे देंगे, तो क्या आप डिफरेंस क्या ला रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो कंप्रीहेंसिबल इनपुट इज स्लाइटली अहेड ऑफ अ लर्नर्स करंट स्टेट ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज। ठीक हो गया। वी मूव फ्रॉम वन आई आवर करंट लेवल। आई आवर करंट लेवल मतलब जो लर्नर का करंट लेवल है इंटर लैंग्वेज का, जिस करंट लेवल पे वो अपनी लैंग्वेज के है, टू I+1। I+1 वो कंप्रीहेंसिबल इनपुट जो आप प्रोवाइड करेंगे लर्नर को, उसके पहले से इंटर लैंग्वेज में एक प्लस आप कर रहे हैं, एक एडिशन कर रहे हैं, एक कंप्रीहेंसिबल इनपुट का एक हायर लेवल उसके इनपुट में आप ऐड कर रहे हैं। वी मूव फ्रॉम आई आवर करंट लेवल टू I+1 द नेक्स्ट लेवल। ठीक हो गया। MCQs the input activates innate mental structure of our learner। जी ये जो आप इनपुट दे रहे हैं ना, ये लैंग्वेज के अंदर के जो लैंग्वेज के लोचे हैं ना, वो उसको एक्टिवेट कर देगा। इम्प्लीकेशन, इसके असरात क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, उनका कहना है कि स्पीकिंग इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट इट्स कॉज। अगर एक बंदे ने लैंग्वेज एक्वायर कर ली है ना, उसने वो सीख ली है, तो वो बोल सकता है। बोल के अगर आप कहें ना कि वो बोलना प्रैक्टिस शुरू कर दे और फिर उसे वो एक्वायर करे, फिर नहीं हो सकता। ये उन्होंने कहा है, बहुत फजूल सी बात। इफ़ इनपुट इज़ अंडरस्टूड एंड देयर इज़ इनफ ऑफ इट द नेसेसरी ग्रामर इज़ ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। हाँ जी, अगर आप कंप्रीहेंसिबल इनपुट दे रहे हैं, लर्नर को समझ आ रही है, तो भी वो इवेंचुअली एक्वायर कर लेगा। फिर ग्रामेटिकल रूल्स भी उसके लिए कोई किसी खेत की मूली नहीं है, वो सब कुछ सीख जाएगा बस। क्रिटिसिज्म किया गया जी इस पे, लिटिल एम्पिरिकल एविडेंस एंड इट इज़ नॉट ईजिली टेस्टेबल। उनका कहना है कि ये जो आपकी है ना थ्योरी, ये बहुत
थियोरेटिकल है, बहुत मतलब कि एम्पिरिकल एविडेंस कोई भी नहीं है, हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते। कैसे हम पता लगाएं कि जो हम लर्नर को प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट वो उसे समझ भी आ रही है कि नहीं, वो उसके लिए कम्प्रीहेंसिबल है भी नहीं। पीछे आपने प्रैग्मेटिक्स का बोल दिया, प्रैग्मेटिक्स अब उसके कल्चर के हवाले से क्या होगा, उसके कल्चर के हवाले से वो लैंग्वेज अलग होगी, उसके वर्ड्स अलग होंगे, तो वो क्या फिर कम्प्रीहेंसिबल इनपुट कहाँ से आ गया। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट इनपुट, हाँ जी आपके पास अप्रोप्रिएट इनपुट की सफिशिएंट क्वांटिटी भी नहीं है, मुनासिब, ठीक है। कम्प्रीहेंसिबल आउटपुट हाइपोथेसिस, अब जी स्वेन ने इस हवाले से एक कम्प्रीहेंसिबल आउटपुट हाइपोथेसिस दे दिया। हर किसी ने आगे ना बस अपने सोचें ठोक दी हैं थ्योरीज। अच्छा, उसने कहा इट रेफर्स टू द नीड फॉर अ लर्नर टू बी पुश्ड टूवर्ड द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज दैट इज़ नॉट ओनली कन्वेड बट दैट इज़ कन्वेड प्रिसाइसली, कोहेरेंटली एंड अप्रोप्रिएटली। उनका कहना है कि खाली हमें लैंग्वेज की इनपुट देने से कुछ नहीं हो जाएगा। पहले क्रैशन ने इनपुट का कहा था ना, कम्प्रीहेंसिबल इनपुट दो तो सब कुछ हो जाएगा। उसने कहा कि खाली इनपुट देने से क्या होगा, जब तक वो लर्नर उसे प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसकी आउटपुट नहीं निकालेगा, मुंह से अपने अल्फाज नहीं निकालेगा जो कि ना सिर्फ प्रिसाइज हों, कोहेरेंट हो और अप्रोप्रिएट भी हों, जब तक वो उस लैंग्वेज को प्रैक्टिस नहीं करेगा, एक आउटपुट कम्प्रीहेंसिबल आउटपुट नहीं निकालेगा अपने मुंह से जो कि अगले को समझ आए, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर सके, तो क्या फ़ायदा इस इनपुट का। तो उसने कहा है जब तक आप आउटपुट में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस I+1 का कोई फ़ायदा नहीं है। यही इसमें भी बोला है। लॉन्ग्स इंट्रैक्शन हाइपोथेसिस, लॉन्ग्स इंट्रैक्शन हाइपोथेसिस, लॉन्ग्स ने अब बोल दिया, ये सबसे प्रैक्टिकल बंदा है भाई। लॉन्ग वाज क्रिटिकल ऑफ द डिस्क्रिप्टिविज्म ऑफ द अर्ली स्टडीज एंड proposed a more systematic approach to linking feature of environmental language and learners L2 development। उसका कहना है कि जो ऊपर की जितनी भी आपने थ्योरीज पढ़ के आए ना, ये सब डिस्क्रिप्टिविज्म है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है कि लर्नर ऐसे सीखेगा तो लर्नर वैसे सीखेगा, ठीक है। उसने कहा है, उसने मोर सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई। उसमें उसने क्या किया कि वो जिस माहौल में है लर्नर, उसमें उसे प्रैक्टिस करवाई जाए, उसे इंटरेक्ट करवाया जाए आपस में लर्नर्स को एक दूसरे से, कि वो एक दूसरे से बात करें, जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन होती है वो की जाए। इंटरेक्शन हाइपोथेसिस में ये उसने किया। ही आर्ग्यूड दैट दिस कुड बी डन इन द फॉलोइंग वेज। उसका कहना है कि जब तक इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन जब इससे इवेंचुअली इंसान सीखता जाता है, अपनी लैंग्वेज एक्वायर करता जाता है, इवन के वो मॉनिटर भी करता जाता है, अपनी लैंग्वेज रिबिल्ड करता जाता है, बोलना भी शुरू कर देता है। ये इनपुट आउटपुट दोनों हाइपोथेसिस में पूरे हो जाते हैं, बस उसे इंटरेक्शन करवाए। अच्छा जी, इसके जो इसने करवाया इसमें वो क्या कहता है कि शो दैट लिंग्विस्टिक कन्वर्सेशनल एडजस्टमेंट प्रमोट, कि जब आप कन्वर्सेशन करवाते हैं लर्नर्स के, ऐसे इंटरेक्ट करवाते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपकी लैंग्वेज की एडजस्टमेंट करवाता है और उसे प्रमोट करता है। और इस प्रमोट से क्या होता है, कम्प्रीहेंशन ऑफ इनपुट। आप के सामने जो बोला जाता है, जो आप जिसे आप इंटरेक्ट करते हैं, वो आपके सामने जो बोलता है, आप आप उसे समझ सकते हैं। एक तरह से आपको इनपुट मिल रही है कि आपके सामने वो बोल रहा है, आपको उसके अल्फाज समझ आ रहे हैं, आप उसे सीख रहे हैं, उस लैंग्वेज को ये आप समझ भी रहे हैं और आप ये इनपुट भी ले रहे हैं। फिर इससे क्या होता है, शो दैट कम्प्रीहेंसिबल इनपुट प्रमोट्स एक्विजिशन। तो ये जो आप कम्प्रीहेंसिबल इनपुट आपको मिल रही है, ये क्या प्रमोट कर रही है, एक्विजिशन, कि आप आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज सीख रहे हैं। रिड्यूस दैट, इस सब से क्या नतीजा निकलता है, लिंग्विस्टिक कन्वर्सेशनल एडजस्टमेंट प्रमोट्स एक्विजिशन। ये जो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये जो आप इंट्रैक्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। सारा का निचोड़ उसने कह दिया कि इंट्रैक्शन करवाओ, एक दूसरे से बात करो, बस, ठीक है। टॉपिक नंबर 42, बियॉन्ड द डोमेन ऑफ लैंग्वेज। अब जी उनका कहना है कुछ लर्नर्स जो हैं वो बहुत फास्टली लर्न करते हैं सेकंड लैंग्वेज, कुछ नहीं कर पाते। तो क्या रीजंस हैं, सच एज एज
एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड सोशियो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं लर्नर्स में, जिसकी वजह से कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते। हर बार इंटर लैंग्वेज या लर्नर्स के क्या कहते हैं, लैंग्वेज को ही ना रोते रहा करें, ये भी चीज़ें देख लिया करें। तो जी देयर आर मैनी रीजंस फॉर एन अपेरेंट लैक ऑफ सक्सेस, मैनी ऑफ विच आर नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज और साइको लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। ठीक है, ये लैंग्वेज और साइको लिंग्विस्टिक फैक्टर से रिलेट नहीं हैं, ये अदर देन लैंग्वेज एंड साइको लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं लैंग्वेज लर्निंग पे। सबसे पहले क्या है, कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस। कुछ लोग, उनका कहना है कुछ लोगों के सही उनके दिमाग में स्टोरेज होती है लैंग्वेज की, सब उनको पता होता है, समझ पा रहे होते हैं उनके सामने जब लैंग्वेज बोली जा रही होती है, बट एट द सेम टाइम वो उसे वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे वो उनके दिमाग में फीड होती है। जैसे हमारे दिमाग में सारे सवालात के जवाब हैं, बट हम उसे सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, ये एक रीज़न है। इफ़ेक्ट में जी आपके फीलिंग्स और इमोशंस आ जाते हैं। इफ़ेक्ट रेफर्स टू फीलिंग्स और इमोशंस दैट इंडिविजुअल हैव अबाउट समथिंग। तो इसमें लैंग्वेज के हवाले से जो होते हैं लर्नर्स के अंदर इमोशंस होते हैं, या पीपल जो जिस माहौल में होते हैं उसके हवाले से इमोशंस होते हैं, किसी भी हवाले से इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं लर्नर्स की, जो कि असरअंदाज होती हैं उसकी लैंग्वेज बोलने पे। मतलब उसे होता है कि मैं 4 लोगों के सामने इंग्लिश बोलूँगा तो कहीं मुझसे गलत ना निकल जाए, मेरा मजाक ना उड़ाया जाए, इस तरह के सीन जो होते हैं। लैंग्वेज एंग्जाइटी में वही आता है कि अगर मैं किसी के 4 लोगों के सामने बोलूँगा तो मेरा मजाक ना उड़ाया जाए, मुझसे कुछ गलत ना निकल जाए। लैंग्वेज एंग्जाइटी में ये होता है। इसका MCQ ज़रा याद रखें, इट्स लो लेवल्स हेल्प वेयर एज हाई लेवल हर्ट। इसका अगर लो लेवल होगा, मतलब किसी भी चीज़ का अगर लो आपको प्रेशर मिलता है किसी भी हवाले से, तो वो आपको बूस्ट करता है एक तरह से, वो काम करने में आपको मदद देता है। बट अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो फिर दर्द ही देता है। ठीक है, मुसीबत ही बनता है। 4 फैक्टर है सोशल डिस्टेंस। जी आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज को परफॉर्म करने की या इंटरेक्ट करने की, लोगों से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपके इर्द गिर्द देसी माहौल है, उर्दू बोलते हैं, आप किससे इंग्लिश बोलें, इतना आपके साथ, और वैसे सोशली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से डिस्टेंट हैं ऐसे लोगों से। आप उस कल्चर में नहीं हैं, उस कल्चर के में होते हुए आप उनसे मिलते जुलते नहीं हैं, अपने घर में पड़े रहते हैं। तो जी ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आप इतना बातचीत नहीं करते, आप इंट्रोवर्ट टाइप के लोग बंदे हैं। इसके हवाले से स्कूमन ने एक मॉडल दिया, कल्चरेशन मॉडल। उसका मॉडल में यही है कि जब तक आप अगले के कल्चर में अगले से अकल्चरेट नहीं होंगे, आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, अपनी जो सेकंड लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके कल्चर में मिले जुलेंगे नहीं, तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। बस एज डिफरेंस आ जाता है जी। उनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं अडल्ट की बनिस्बत, और ये MCQ है, दे कैन गेन मास्टरी ऑफ एन L2 वेयर एज अडल्ट्स कैन नॉट। कभी भी कोई भी इंसान बड़ा होकर अगर सेकंड लैंग्वेज सीखता है तो वो उस लैंग्वेज में कभी भी प्रोफिशिएंट नहीं हो सकता, कभी भी। ठीक है, बच्चे जो होते हैं, बच्चे अगर छोटी उम्र में कोई भी अपनी सेकंड लैंग्वेज सीखने लग जाएं तो वो उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। एप्टीट्यूड आ जाता है 6th फैक्टर। ये जी आपकी पोटेंशियल होती है, इट रेफर्स टू वंस पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू नॉलेज और न्यू स्किल्स। इस पर भी बहुत आप बेस करता है कि आप कैसे सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। मोटिवेशन आ जाती है जी, किसी भी बंदे की जैसे भी मोटिवेशन होगी उसी हवाले से वो फिर सक्सेस हासिल करता है उस चीज़ में। इसी तरह लैंग्वेज का हिसाब है, आपकी मोटिवेशन ज़्यादा होगी, आप उसमें ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे, ज़्यादा उसे अच्छी तरह सीखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आप की बूस्टअप होंगे उसमें। ठीक है, ये MCQs देख लें। न्यूमेरियस स्टडी शो दैट मोटिवेशन इज़ अ प्रिडिक्टर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस। ठीक है, MCQs। टॉपिक नंबर 43 द लेक्सिकन। अच्छा जी, अब अगेन MCQs आ गया। उनका कहना है कि ऑल लर्नर्स ऑफ ऑल एरर टाइप्स लर्नर्स कंसिडर्ड वोकैबुलरी एरर्स द मोस्ट सीरियस।
हर तरह के हर तरह के एरर्स का एनालिसिस कर लिया उन्होंने। बट सबसे ज़्यादा जो लर्नर्स जिनको होता है ना कि हम उसमें गलती करें, वो ज़्यादातर वोकैबुलरी एरर्स होता है, उसमें वो ज़्यादा सीरियस लेते हैं उसे कि हमें ये वोकैबुलरी नहीं आ रही। एडिशनली लार्ज कॉर्पोरा ऑफ एरर्स कंसिस्टेंटली इंडिकेट द लेक्सिकल एरर्स आर द मोस्ट कॉमन अमंग L2 लर्नर्स। MCQs कैटेगरी ऑफ लेक्सिकन नॉलेज सम डिकोटॉमिस। अच्छा जी, अब जब लर्नर सीखता है ना अपनी सेकंड लैंग्वेज, तो वो जो वोकैबुलरी या वो जो लेक्सिकन है ना, उस लेक्सिकन नॉलेज जो वो गेन कर रहा है, उसकी वो दो तरह की उन्होंने कैटेगरीज, दो तरह की ना कैटेगरीज में अपने दिमाग में स्टोर करता है। उसको दो तरह से कह लें या दो कैटेगरीज में कह लें, वो स्टोर करता है। इट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन, ये दो कैटेगरीज हैं। अभी इसमें क्या है, रिसेप्टिव नॉलेज इंक्लूड्स, जब रिसेप्टिव नॉलेज में जब वो क्या आता है, रिकॉग्नाइज द वर्ड इन राइटिंग और ऑरली। लर्नर के सामने कोई वर्ड आए वो उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है, लिखा हुआ वर्ड आए या बोला उसके सामने कोई बोला जाए तो उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसका जनरल मीनिंग उसको पता होता है। इसके अलावा वो उसे पता होता है ये कौन से पार्ट से मिलके बना है। नॉलेज दैट इज़ मेड अप ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स। नॉलेज नोइंग दैट इट हैज़ अ पॉसिबल कॉनोटेशन, उसका उसे पॉसिबल कॉनोटेशंस भी पता होते हैं, यह उसके रिसेप्टिव नॉलेज में आता है वोकैबुलरी के। प्रोडक्टिव नॉलेज में क्या आता है, प्रोडक्टिव नॉलेज इन्वॉल्व्स ग्रेटर स्पेसिफिसिटी एंड इंक्लूड्स knowing how to accurately pronounce a word or correctly spell it। उसे प्रोनाउंस करना उसे अच्छी तरह आता है, उसे स्पेल करना आता है, उसके प्रिसाइज मीनिंग तक उसे पता है। मतलब एक तो लिटरली डिक्शनरी मीनिंग उसे पता ही पता है, वो जनरल मीनिंग में उसका रिसेप्टिव नॉलेज में आ गया है। बट उसे प्रोडक्टिव नॉलेज में क्या होता है, उसे उसके मुख्तलिफ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग भी पता होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये MCQs, लर्नर्स जनरली हैव अ वाइडर रेंज ऑफ रिसेप्टिव वोकैबुलरी दैन प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। ठीक हो गया। नॉलेज एंड कंट्रोल में अब फ़र्क पड़ेंगे। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज इज़ डिफाइंड एज द वे इन विच द लैंग्वेज सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड इन द माइंड ऑफ द लर्नर। आपके दिमाग में या लर्नर के दिमाग में किस तरह लैंग्वेज को, क्या उसका सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किस तरह लैंग्वेज को अपने दिमाग में स्टोर करता है, जो भी उसके दिमाग के लोचे हैं वो नॉलेज में आता है, जो भी उसकी दिमागी नॉलेज है लैंग्वेज के हवाले से। कंट्रोल में वो चीज़ आती है जब वो the processing system for controlling that system during actual performance। जब वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन करता है तो वो जो दिमाग की नॉलेज है उसे उसने कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, ये जी कंट्रोल में आ जाता है। ब्रेथ एंड डेप्थ, ब्रेथ में क्या आ जाता है, ब्रेथ ऑफ नॉलेज रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ वर्ड आ लर्नर नोज। लैंग्वेज के जितने भी वर्ड वो जानता है, जितनी भी नॉलेज है उसके दिमाग में है, वो उसकी ब्रेथ है लैंग्वेज की। डेप्थ उसकी क्या है, वो जो वोकैबुलरी, वो जो वर्ड्स उसके दिमाग में मौजूद हैं, उसकी कितनी उन वर्ड्स की डेप्थ उसके दिमाग में, मतलब एक लिटरल मीनिंग तो उसे पता है, ठीक है, ये समझें आप, ब्रेथ है, एक लिटरल मीनिंग मौजूद है उसके दिमाग में स्टोर है, ये उसकी ब्रेथ है। उसके मीनिंग के कितने कॉन्टेक्स्ट में वो कितना मीनिंग आता है, वो जो वर्ड है उसके कितने कॉन्टेक्स्ट बनते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसके कितने मीनिंग आते हैं, ये उसकी डेप्थ है उस वर्ड की, और ये होती है लैंग्वेज की डेप्थ। द डेप्थ ऑफ नॉलेज इज़ अ क्वालिटी में, ये क्वालिटीज़ में आता है कि आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज, उसके वर्ड्स, उसके कितने डेप्थ पता है, कितनी क्वालिटी आपके दिमाग में महफूज है। ब्रेथ उसके जो आपको लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज है वो ब्रेथ है। उस बेसिक नॉलेज के कितने और डेप्थ है, कितने उसके प्रिसाइज, उसके प्रैग्मेटिक मीनिंग हैं या कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हैं, वो आपके दिमाग में किस हद तक आपको पता है, वो आपके ब्रेथ में डेप्थ में आता है। सॉरी, ये बोथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज प्लेज अ रोल इन कम्प्रीहेंशन। ये दोनों ही आपको लैंग्वेज को कम्प्रीहेंड करने में, उसे समझने में मदद देते हैं। टॉपिक नंबर 44, द इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। द लर्निंग ऑफ एन L2 इज़ अ मल्टी फेसेटेड एंडेवर।
उनका कहना है ये जो ऊपर जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं कि ऐसे लर्नर को लर्न करना चाहिए, ये है वो है इस तरह, ये नहीं है। उनका कहना ऐसा नहीं है कि आप एक थ्योरी को पकड़ लें तो उसके ज़रिए आप लर्न कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेजेस पे लर्नर को डिफरेंट तरह से सीखना पड़ता है, डिफरेंट तरह से एनालाइज करना पड़ता है। तो उनका यही कहना है द लर्निंग ऑफ एन L2 इज़ अ मल्टीफेसेटेड एंडेवर। ठीक है, अब द लर्नर मस्ट फोकस ऑन 5 स्टेजेस टू कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। 5 स्टेजेस से वो गुजरता है, उसे गुजर के ही वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है। अब वो 5 स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले आता है अपर्सीव्ड इनपुट। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सामने एक कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बोल रहा है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें, उस सेंटेंस में मौजूद रूल को आइडेंटिफाई कर सकें या उस वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वर्ड है क्या। ठीक है, ये होता है अपर्सीव्ड इनपुट। ये फर्स्ट स्टेज होती है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनपुट यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड अपर्सीव्ड इनपुट। ठीक हो गया। Apperception is the process of understanding by which newly observed qualities of an object are related to past experiences। हाँ जी, आपके पहले ही आपके सामने वो वर्ड आप पढ़ चुके हैं, उसे स्टोर आपने दिमाग में किया हुआ है। ठीक है, या स्टोर नहीं भी किया, आपने पढ़ा हुआ है उसे, आपके सामने वो वर्ड कोई बोलता है तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। तो समझें ये आपकी फ़र्स्ट स्टेज है। पास्ट एक्सपीरियंस, उनका कहना है कि पास्ट एक्सपीरियंस से आपने ये जो है रिलेट करके आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पास्ट में किसी ने धोखा दिया और वो बड़ी फिल्में करता था। ठीक है, अब कोई नया ऐसा बंदा आपको मिलता है तो वो भी वैसी ही बातें कर रहा है, वैसे ही उसके टैक्टिक्स हैं बोलने के ना, वैसे ही फिल्में आपके सामने कर रहा है। तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से आप ना आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ये बंदा उसी कैटेगरी का है, इसने ये बंदा भी 2 नंबर है। तो यह होता है अपरसेप्शन। ठीक है, और जी ये होता है इंटरनल कॉग्निटिव एक्ट। ये बिल्कुल ही आपके अंदर के दिमाग के लोचे का है। जो भी ये काम होगा ये आपके अंदर के दिमागी लिहाज से ही होगा। आप अपने दिमाग के अंदर ये आइडेंटिफाई करेंगे वो वर्ड। ठीक है, फिर जी नेक्स्ट आता है कंप्रीहेंड इनपुट। उनका कहना है कि देयर आर 2 डिफरेंस बिटवीन द नोशन ऑफ कंप्रीहेंडेड इनपुट एंड दैट ऑफ कंप्रीहेंसिबल इनपुट। कंप्रीहेंड इनपुट में और कंप्रीहेंसिबल इनपुट में अब उनका कहना है हमने कुछ फ़र्क कर दिया है। क्या है कंप्रीहेंसिबल इनपुट? उनका कहना है कि एक वो मीनिंग जो बोलने वाले के दिमाग में है। ठीक है, वो किसी और मीनिंग से बोल रहा है। एक वो मीनिंग जो आप समझ रहे हैं वो है कंप्रीहेंडेड इनपुट। कंप्रीहेंसिबल इनपुट इज़ कंट्रोल्ड बाय द पर्सन प्रोवाइडिंग इनपुट। वो मीनिंग जो कि बोलने वाला बोल रहा है, एक वो इनपुट, एक वो मीनिंग जो आप खुद समझ रहे हैं, जो आपके दिमाग के हवाले से आप समझ रहे हैं, वो है कंप्रीहेंडेड इनपुट। बस ये फजूल सी चीज़ है। पर हाल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अगली स्टेज आती है कंप्रीहेंड, मतलब आपने उसे समझा, आपको समझ आ रहा है कि वो अगले ने बोला क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर उसे समझना। फिर जी इनटेक आता है थर्ड स्टेज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असिमिलेटिंग लिंग्विस्टिक मटीरियल। उस इनपुट को, उसके आपके सामने वर्ड आया है, उसे असिमिलेट करना, अपने दिमाग में स्टोर कर लेना, उसे इनटेक कर लेना, वो होता है इनटेक। द मेंटल एक्टिविटी दैट मीडिएट्स बिटवीन इनपुट एंड ग्रामर। यह हमने MCQs याद रखना है कि ये एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी है जो कि मीडिएट करती है, जो कि जिसे कहते हैं बूस्ट करती है या एक तरह से मदद करती है आपकी इनपुट को आपकी ग्रामर के में बदलने में। आपने वो इनपुट ली, आपने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसे समझा, फिर उसे अपने स्टोर कर लिया। इसी स्टोर की वजह से ही आप उसको आगे ग्रामर बनाएंगे ना, आप आगे मज़ीद उससे लैंग्वेज बनाएंगे। ठीक है, तो एक ये मीडिएट है बीच में। अच्छा, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परसेप्शन और कंप्रीहेंशन एज द लेटर डू नॉट नेसेसरली लीड टू ग्रामर फॉर्मेशन। उसका कहना है कि इनटेक जो है वो आपके कंप्रीहेंशन और आपके इनपुट दोनों से ही डिफरेंस है, क्योंकि ये वो दोनों आपको ग्रामर बनाने में मदद नहीं देती। क्योंकि इनपुट आपने जाना, आपने पहचाना, कंप्रीहेंड आपने समझा, और जब तक आप उसे
अपने दिमाग में स्टोर नहीं करेंगे, उसे इनटेक नहीं करेंगे, तो आपकी ग्रामर कहाँ से बनेगी, आपकी लैंग्वेज कहाँ से बनेगी। तो ये जो है ये डिफरेंस है। हमने एमसीक्यू याद रखा। इंटीग्रेशन, अच्छा जी, इनटेक करने के बाद उनका कहना है कि 2 पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं, ठीक है। वो क्या हैं? वो हैं या तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज की ग्रामर डेवलप होगी, या आपकी स्टोरेज में, आपकी सेकेंड लैंग्वेज की स्टोरेज में इजाफा होगा। ऑल तो उनका कहना है कि ये दोनों जो हैं ये इंटीग्रेटेड वे में काम करती हैं, कि दोनों ही मिल जुल के काम करती हैं। जाहिर सी बात है, आपकी स्टोरेज में इजाफा होगा तो आपकी ग्रामर में भी तो इजाफा होगा ना, ठीक है। इंटीग्रेशन कंपोनेंट डज नॉट फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक हो गया। आउटपुट, अब आउटपुट फिफ्थ स्टेज है, और उसमें क्या होता है? सिंपली आपकी फाइनल स्टेज में आप आउटपुट फाइनली अपने मुंह से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। द फाइनल स्टेज दैट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड इज़ दैट ऑफ आउटपुट, ठीक है। और इसको आपने एग्जामिन भी करना है, मॉनिटर करना है, रीमॉनिटर करना है, बार बार आपने बिल्ड करना होता है अपने आउटपुट को, ठीक है। ये जी ये थे बस जी, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।